तो यार देखो, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्केन्स क्या होता है? एल्केन से ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये एडिशन रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। एल्केन जो देखो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और जो एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसके वंडरवाल फोर्स और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना हो चुका है। अब देखो इसमें हम लोग क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों को पढ़ना है बर्क रिडक्शन, लिंट लार्ग रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और विसिनल डाइहैलाइड का भी इसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब एक एक को बारी बारी देख। तो देखो, जब हम लोगों को एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है बर्क रिडक्शन, फिर होता है लिंट लार कैटेलिस्ट, मतलब ये भी लिंट लार रिडक्शन ही है, ठीक है। तो देखो दोनों को एक साथ कैसे मतलब कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एक एल्काइन। एल्काइन में अगर हम लोग लिथियम सोडियम अगर हम लोग डालेंगे तो वो हो जाता है बर्क रिडक्शन, ठीक। और देखो बर्क रिडक्शन जब होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन का वो कौन सा होता है? देखो एक आर इधर है, एक आर इधर है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहेंगे ये ट्रांस है, ठीक है। और देखो अगर लिंड लार कैटेलिस्ट है, लिंड लार रिडक्शन जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा? Pb और BaSO4 होगा, ठीक है। तो जब Pb और BaSO4 होगा और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखो सेम साइड है, तो ये हो गया सिस, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख के रहना, देखो बर्क रिडक्शन होगा तो ट्रांस होगा, इसको ट्रिक से याद रख के रहना BT, ठीक है। यानी कि बर्क रिडक्शन होगा तो ट्रांस होगा, और जो उसके बाद होगा वो सिस बनेगा, ठीक है। एक ट्रांस बन रहा है, एक सिस बन रहा है, तो जो ट्रांस वाला है वो कौन सा है? बर्क रिडक्शन वाला है। और सिस वाला कौन सा है? तो सिस वाला जो है वो लिंड लार कैटेलिस्ट वाला है, और लिंड लार कैटेलिस्ट में PdBaSO4H2 है, बर्क रिडक्शन में लिथियम और सोडियम है। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हुआ। तो देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। यानी कि एक एल्काइन से एल्कीन, ठीक है, एल्कीन बना, और वो भी कौन सा बना? देखो सेम साइड, मतलब कि सेम ग्रुप सेम साइड है, ठीक है, CH3CH, ठीक है। तो अगर सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो ये कहलाता है सिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एल्काइन से सिस एल्कीन बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे जिस ट्रिक में आता है BT, यानी कि बर्क रिडक्शन जो था जिसमें लिथियम सोडियम का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें क्या था? ट्रांस बन रहा था, ठीक है। और एक था लिंड लार रिडक्शन, उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? उसमें था सोडियम, सॉरी उसमें था PD और BaSO4, ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर हम लोगों को ये देखो लिंड लार जो लिंड लार रिडक्शन था उसमें PdBaSO4 जो था वो एल्काइन से एल्किन बना रहा था, और वो भी सिस वाला। तो अब इसमें PdBaSO4 वाला कौन था? देखो यहाँ पे PD दिया है, H2 गैस भी था उसमें, क्विनिलोन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो 1993 में आया हुआ क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विथ सोडियम यानी कि Na, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो वो क्या देगा? तो देखो क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि एक एल्काइन है क्योंकि ये है 2 ब्यूटाइन, ठीक है, आइन 2, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो अब उसमें क्या है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो अब ये क्या देगा? तो हम लोग पढ़ चुके, देखो बर्क रिडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एल्काइन में अगर सोडियम डाल दिया जाए तो वो क्या देता है? वो ट्रांस एल्कीन देता है। तो बस अब यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बना देंगे। सबसे पहले C डबल बॉन्ड C ये बीच वाला आ जाएगा। अब इसमें एक C नीचे जोड़ दो, एक C ऊपर जोड़ दो, बाकी यहाँ H जोड़ो, तो इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसमें क्या आएगा? तो देखो ये आ गया ट्रांस, देखो ट्रांस है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक। तो देखो बर्क रिडक्शन और लिंड लार रिडक्शन ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया, और दोनों में क्या हो रहा है? एल्काइन से एल्कीन बन रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन एक साथ। तो देखो गाइस, जैसा कि नाम से लग रहा है डिहाइड्रेशन, ठीक, डिहाइड्रेशन यानी कि इसमें से हाइड्रेशन का D, यानी कि इसमें OH निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन अगर हो रहा है तो उसमें OH लगभग मान लो जुड़ता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें से OH निकल रहा है। तो जैसे देखो एक है एल्केन है ना, एक है एल्केन है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाए और Al2O3 डाल दिया जाए, ठीक है।
अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 डाल दिया जाएगा तो ये OH ग्रुप निकल जाता है। ये OH ग्रुप निकला तो अब ये जो C है वो इससे डबल बॉन्ड बना लेगा और बना देता है एल्कीन। ठीक, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का निकलना और हेलोजन ग्रुप का निकलना। ठीक, तो इस ये हो गया। देखो जैसे कि एक एल्किल हैलाइड है, एक एल्किल हैलाइड है जिसमें H है और X है। मान लो यहाँ H H H और यहाँ H H, ये X है, ये H है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हेलोजन निकल गया, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो ये बन जाएगा एल्कीन। ठीक, देखो अगर एक मान लो कि एक मतलब कि अल्कोहल ले लिया जाए, एक अल्कोहल में अगर H2SO4 Al2O3 डाल दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसमें हाइड्रेट मतलब कि OH ग्रुप निकल जाएगा तो हो गया डिहाइड्रेशन। अगर एक एल्किल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डाल दिया जाएगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप निकल गया, इसलिए हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एल्कीन बन गया। अगर एक जैसे कि देखो ये है डीहेलोजिनेशन। ठीक है, देखो डीहेलोजिनेशन दो तरीके का होता है। ये वाला जो है ये है जेमिनल डाइहैलाइड और एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है। देखो जेमिनल डाइहैलाइड तब होता है जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। विसिनल होता है जब एक कार्बन पे एक, दूसरे कार्बन पे एक हेलोजन जुड़े होते हैं। तो ये है जेमिनल डाइहैलाइड का डीहेलोजिनेशन। तो देखो इसमें अगर Zn और अल्कोहल डाल दिया जाएगा तो ये एक एल्कीन बना देगा। और अगर हम लोगों को विसिनल डाइहैलाइड का अगर डीहेलोजिनेशन करना होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, NaI और एसीटोन डाल देंगे तो ये हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब है OH ग्रुप का निकलना। ठीक है, तो एक अल्कोहल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 अगर हम लोग डाल दें तो उसमें एक OH ग्रुप निकल जाएगा और वो एल्कीन बन जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में यानी कि एक एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन ग्रुप और हेलोजन ग्रुप निकल जाएगा और किस कंडीशन में, अगर उसमें हम लोग अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो उसमें एल्कीन बन जाएगा। और देखो डीहेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का रिमूव होना, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो विसिनल डाइहैलाइड हो सकता है या तो वो जेमिनल डाइहैलाइड हो सकता है। जेमिनल डाइहैलाइड यानी कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप, जैसे कि ये वाला, इसमें हम लोग Zn और अल्कोहल डाल देंगे तो एल्कीन बनेगा। और अगर विसिनल डाइहैलाइड होगा तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे NaI और एसीटोन और ये एल्कीन बना देगा। ठीक है, तो हम लोगों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इधर खत्म हो। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का हुआ। इसमें एक प्रोडक्ट मतलब कि दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि ये 4 कंपाउंड है। इसमें कहा गया कि अगर ये रिएक्टेंट है ना, अगर इसका हम लोग क्या करा देते हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, अगर हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं तो इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो नहीं बन सकता। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो जैसे देखो एक OH, डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि OH ग्रुप का निकल जाना। तो अगर यहाँ पे OH ग्रुप निकला तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ ऐसे, मतलब कि तुम लोगों को अगर हम दिखाएं तो देखो जैसे कि ये वही वाला कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, जो कि इसमें ऐसे नहीं दिखाया जाता है। तो होता है क्योंकि एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो जैसे हाइड्रोजन को उसमें नहीं गिना जाता है। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ पे एक OH है और देखो यहाँ पे एक लाइन है यानी कि यहाँ पे कार्बन है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग निकाल दें तो अब देखो ये या तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। ठीक है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया तो या तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता है या तो ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से बना सकता है, ये वाला हट जाएगा। इधर से बनाएगा तो ये इसमें से एक हट जाएगा, इधर की तरफ बनाएगा तो फिर ये भी हट जाएगा। तो देखो ये वाला पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि देखो ये या तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड बना लिया तो ये पॉसिबल है, इधर बॉन्ड बना लिया तो ये भी पॉसिबल है, ऊपर बॉन्ड बना लिया तो ये भी पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, पहला वाला इसमें पॉसिबल नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन के प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्कोहल से, अच्छा तो यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो है Al2O3 का यूज़ किया है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें कहा है कि इसमें से कौन सा फैक्टर इफेक्टिंग है, कि पोरसिटी मतलब कि Al2O3 कितना पोरस है, कि टेम्परेचर, की कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस एरिया ऑफ Al2O3। तो देखो यही वाला रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन। देखो H2SO4 और Al2O3 का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक, और अल्कोहल से इसमें एल्कीन बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये नहीं अभी तक पढ़े थे कि इसमें इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो देखो अभी हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें जो ये तो हो ही नहीं सकता है,
कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो इसमें टेम्परेचर ही आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इसमें इफेक्टिव है। देखो ये हम तुम लोग बता दे रहे, ये जो होता है वो 620 केल्विन पे होता है। अगर इसका टेम्परेचर अगर हम लोग 620 केल्विन से अगर कम रखेंगे तो उस पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा और उसके बाद इसमें एल्किन नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो है वो ईथर बना लेता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो ये CH3C CH2Br मतलब ये दिया हुआ है, कंपाउंड दिया है एक एल्किल हैलाइड। अब इसमें एक दिया हुआ है KOH, अल्कोहलिक KOH। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रिएजेंट अल्कोहलिक KOH दिया हो और जो रिएजेंट है वो यानी कि मीडियम अल्कोहलिक KOH और रिएजेंट जो है वो एल्किल हैलाइड है, तो उसमें एक हैलोजन ग्रुप निकल जाएगा और उसके बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट, तो इस वाले कंपाउंड में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो डबल बॉन्डेड जो है वो इधर की तरफ आ सकता है, तो ये पहला वाला प्रोडक्ट। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन अगर इधर की तरफ आ जाए, इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकले तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स में किसका जवाब देंगे, तो याद रखे रहना कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में यानी कि जिस वाले मतलब डबल बॉन्ड में अगर 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 अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा वो मेजर बनेगा। तो देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन। तो इसमें देखो, इसमें यानी कि ये एक हो गया, तो अब देखो इसमें सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें 3 और इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो किस में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हुए, इस वाले प्रोडक्ट में, तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मतलब कि जिसका GOC थोड़ा पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, वो ही इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किस में होगा। तो देखो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म जो होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक सिस एक ट्रांस, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, यानी कि कहें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो वो वाले कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जैसे कि ये 2-ब्यूटेन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड नहीं शो करते हैं, OH वाले भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। सिर्फ जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पाया जाता है वही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 2-ब्यूटीन सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, 2-ब्यूटीन का, ठीक है। तो इसमें जो होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, पिछले क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें पूछ रहा है कि क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अगल बगल जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, याद रख लेना। तो देखो पहला ही ऑप्शन में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, तो इसी कारण से उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। फ्री रोटेशन नहीं होता, फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अलावा तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखो इसमें फिर से वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें से कौन शो करेगा, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल है, इसमें सिंगल सिंगल, तो ये वाला जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो 2000 में आए हुआ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज़ मैक्सिमम स्टेबल, तो देखो 1 ब्यूटीन उसमें सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक। तो देखो अब देखो इसमें कहाँ पे फंसोगे तुम लोग, यहाँ पे सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये बात हमेशा याद रखे रहना, ट्रांस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, जैसे कि मान लो 4 प्रोडक्ट है ना, तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, और इसमें तो देखो ये एक सिस है, ये एक ट्रांस है। देखो सिस में इसके बीच में जो दूरी है वो कम होगी, ठीक। और देखो यहाँ पे जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में रिपल्सन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन जो होगा 6 ब्यूटीन के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो इसमें क्या करा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इस डिफर इन, तो देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो बता दे रहे हैं, वो कार्बन में जो मतलब कि जो ग्रुप लगे होते हैं डबल बॉन्डेड के अगल बगल जो चीज़ होते हैं उनके अरेंजमेंट जो होते हैं उस चीज़ में डिफरेंट होते हैं। देखो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड, ये कार्बन है ना, तो अब जैसे देखो ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ठीक। तो इसके पोजीशन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक कार्बन लग गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे एक कार्बन,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब जो ट्रांस होगा वो भी इसके सेकंड पोजीशन पे ही कार्बन होगा ना, तो पोजीशन जो होता है वो सेम होता है। तो पोजीशन ऑफ एटम ये भी नहीं, ये भी नहीं। स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम में जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो सिस ट्रांस शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मान लो ये कार्बन यहाँ होता है और H यहाँ पे होता, तो पोजीशन दोनों केस में सेम होता, ठीक, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग हो जाता। तो देखो अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में पूरा के पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत चीज़ें, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। बर्क रिडक्शन, लिंडलार रिडक्शन, इन दोनों में क्या होता था, एल्काइन से एल्कीन बनता था, ठीक है। बर्क रिडक्शन में क्या होता था, लिथियम सोडियम का इस्तेमाल होता था, और लिंडलार रिडक्शन में हम लोग को क्या होता था, PDBaSO4 और H2 का इस्तेमाल होता था, एल्काइन से एल्कीन बनता था, ठीक। डिहाइड्रेशन में क्या होता था कि OH ग्रुप निकलता था, ठीक है। किसमें से, अल्कोहल से OH ग्रुप निकल जाता था, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 और Al2O3 की प्रेजेंस में, तो वो हो जाता था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता था कि एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलता था, अल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में, और एल्किन बनता था। डिहेलोजिनेशन में क्या होता था कि जो हेलोजन ग्रुप है वो निकल जाता था, ये विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल दोनों में होता था, ठीक है, हेलोजन निकलता था। विसिनल वाले केस में क्या होता था कि Na और एसीटोन के प्रेजेंस में, जेमिनल वाले केस में क्या होता था, Zn और CH3OH के प्रेजेंस में। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग अब ये सब एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सिर्फ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल हम लोग थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे, और बाकी इतना एक मतलब कि एक पेज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो ये 6 प्रॉपर्टी है, ठीक, लेकिन भाले ही एक बार के लिए ये सब भूल जाना, एक बार के लिए मतलब मत करना। ओजोनोलिसिस मत भूलना, ठीक, ओजोनोलिसिस मत भूलना। ओजोनोलिसिस से बहुत क्वेश्चन आते हुए हैं भाई। तो देखो एल्कीन का हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो देखो नाम से देखो, सब नाम में कुछ बहुत सारी चीज़ छुपी हुई होती है। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का ऐड होना, ठीक है। एल्कीन में X2 CCl4 और ईथर की प्रेजेंस में X2 को जोड़ेंगे, तो देखो एल्कीन में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ पे जाके XX जुड़ जाएगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, ठीक। अब देखो एल्कीन में अगर हम लोग H2PTPD अगर यानी कि देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये एक पॉइंट यहाँ दोनों में, तो सब में वही केस है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ पे दोनों में जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक। तो ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। अब देखो अब ये हाइड्रेशन, देखो ये हाइड्रोजिनेशन है और ये है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, एक पे जाकर के OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो एक पे OH ग्रुप जुड़ गया, और याद रखे रहना कि OH ग्रुप किस पे जाकर के जुड़ेगा, जहाँ से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर ऑप्शन अगर मिलेगा तो उसी के पास जाकर के जुड़ेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि मान लो तुम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तुम्हारा दोस्त 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो लड़की अगर आएगी तो तुम्हारे दोस्त से फंसेगी ना, तुमसे क्यों फंसेगी। तो जिसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी बनती उसके पास आ जाती है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे OH ग्रुप जैसे कि आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या होगा, H2O और H2SO4 की प्रेजेंस में B2H6 भी इसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि B2H6 से भी हाइड्रेशन होता है, याद रखे रहना, ठीक। B2H6 भी इस्तेमाल होता है, या तो H2O और H2SO4 इस्तेमाल होगा हाइड्रेशन में, ठीक। और उसमें क्या होगा कि मतलब कि देखो क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री है, दोनों बराबर है, दोनों 50,000 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले हैं, तो OH किसी पे भी जुड़ सकता है, ठीक। अब देखो बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, एल्कीन में अल्कोहलिक KMnO4 अगर को डाल दिया जाता है तो इसके दोनों पोजीशन पे OH जुड़ जाता है, ठीक। अब देखो अगर एल्कीन की रिएक्शन अगर HX से कराई जाए तो उसमें क्या होता है, एक पे H एक पे X जुड़ जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है। अभी जब हम लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और देखो ओजोनोलिसिस को याद रखे रहना भाई। अब देखो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनोलिसिस देखो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसका मतलब ओजोनोलिसिस में होता क्या है, Zn और H2O, ठीक है। तो देखो एल्कीन को अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये बीच में से ऐसे क्रैक हो जाता है,
क्रैक हो गया तो अब ये जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड अभी बना सकता है, तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड क्या करता है, एक ऑक्सीजन से बना लेता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। ये भी तो फिर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RR, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक। और दूसरी बात, एक बात और याद रख लेना कि अगर यहाँ पे Zn और H2O अगर नहीं दिया होगा, ये बात याद रखे रहना। देखो Zn और H2O दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक। अगर इसमें Zn और H2O नहीं दिया होगा तो इसमें डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R के बीच में एक और O हो जाएगा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O, OR हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलेगा, जैसे कि ये एक दे दिया एल्कीन, ठीक। और अगर Zn प्लस H2O अगर दिया हुआ है तो ये क्रैक होगा, तो यहाँ पे जैसे कि डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, ठीक। और अगर Zn और H2O न दिया हो तो फिर उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड OR ये इतना हो जाएगा, लेकिन इस R और C के बीच में एक और O लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये बात याद रखे रहना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एन एल्कीन, एक एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पर मीथेनॉल देता है, मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उसके प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट उसका मीथेनॉल होता है, तो वो कौन सी एल्कीन होगी। तो देखो मीथेनॉल का मतलब क्या होता है, देखो HCHO जो होते हैं उसको मीथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें एक कार्बन होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ठीक। तो देखो इसका मतलब है कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के मतलब बिल्कुल टर्मिनल हो, जैसे कि ये है, जैसे कि ये टूटेगा तो ये मिथेनॉल नहीं देगा, ठीक है, ये एथेनॉल देगा, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे, ठीक। लेकिन देखो ये वाला जो ये अगर टूटेगा तो ये भी नहीं देगा, ठीक है, ये भी नहीं देगा, और देखो ये वाला भी नहीं देगा। देखो ये वाला जो है, ये वाला कार्बन अगर टूटा, ठीक, ये टूटा अगर यहाँ से, तो ये जो हो जाएगा ये दे देगा HCOH, ठीक। और ये वाला भी देगा, ये यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसमें बोला है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेथेनॉल, तो यही वाला मतलब कि यही वाला रिएक्टेंट होगा जो मेथेनॉल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एल्कीन है A, ठीक है, वो रिएक्शन करता है O3 यानी कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन Zn और H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। गिव्स प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का देखो स्ट्रक्चर ये होता है, मेथ एथ प्रोप में और ओन बीच में लगा होता है, ठीक, प्रोपेनोन, ठीक। और फिर उसके बाद इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH मेथ एथ, यानी कि 2 कार्बन का, और जो होता है H उसके बगल में होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेनोन और इथेनॉल, ठीक है, इन इक्विमोलर रेशियो, ठीक ठीक। अब इसमें कह रहा है एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A, एल्कीन A में अगर HCl का एडिशन करा देंगे तो वो क्या दे रहा है, B दे रहा है, ठीक, B दे रहा है मेजर प्रोडक्ट, तो B क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो अगर ओजोनोलिसिस हम लोग कराए हैं, ये दोनों प्रोडक्ट मिला है, तो इसमें जहाँ पे ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हटाओ, इसको हटाओ, और इन दोनों डबल बॉन्ड को ऐसे आकर के जोड़ दो, यानी कि ऐसे ऐसे ये जुड़ गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करो तो ए समझ, तो इसको देखो अगर इसको हम लोग साफ सफाई से करें तो देखो ये हुआ, तो ये C इस C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक, और ये CH3 यहाँ, ये ऐसे ऐसे, ठीक, समझ में। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये है A है। अब इसमें क्या है, HCl को हम लोगों को जोड़ना है, तो अगर हम लोग इसका HCl से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल से अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्कोनिक ऑफ रूल से होता क्या है कि देखो एक को डबल बॉन्ड करने से एक डबल बॉन्ड हट जाता है, H उस H के पास जाता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा H होगा, तो इस कार्बन के पास एक को H नहीं है, इस कार्बन के पास एक H है, तो यहाँ पे एक H चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे Cl चला जाएगा Cl, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ये क्या हो, तो देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके करेगा, जैसे कि देखो ये C है, इधर से एक Cl जुड़ा है, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, फिर ये सामने वाला C है, यहाँ से CH2 है, ये H2 और ये CH3 आ गया, ठीक। तो अब इसको ये वाला मतलब कि यही वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट B होगा, समझ गए। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर D यही वाला इसका प्रोडक्ट है, देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया हुआ C5H10 यानी कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, यील्ड एसीटोन, यानी कि एसीटोन देगा ओजोनोलिसिस पे। तो एसीटोन क्या होता है, तुम लोगों को इसका फार्मूला मालूम है। देखो एसीटोन का फार्मूला जो होता है, वो एसीटोन जो होता है वो 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन होता है जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ओजोनोलिसिस पे एसीटोन देगा। देखो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये अगर टूटेगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, HCOH, तो ये मिथेनल बनाएगा। ये भी सेम मिथेनल देगा, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल कार्बन है। ये साइक्लोपेंटेन, तो ये कुछ भी नहीं। तो ये देखो ये वाला जो है डबल बॉन्ड, ये टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड जाकर के ऑक्सीजन से यहाँ पे से जुड़ जाएगा। तो ये जो होगा, ये वाला नहीं, लेकिन इसका ये वाला जो साइड होगा वो यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये क्या देगा हम लोगों का, ये हम लोगों को एसीटोन दे देगा, ठीक। फिर से ध्यान से देखो, ये दो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, तो ये सेकंड पे ये मिथाइल और ब्यूटीन ना, क्योंकि बीच में मतलब सेकंड पोजीशन पे इसमें डबल बॉन्ड है। ये टूटा तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इस पे डबल बॉन्ड में जुड़ेगा। तो इसमें से एसीटोन कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट एसीटोन बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट ये इथेनॉल होगा, ठीक। या इसको एसीटल्डिहाइड बोलते हैं और इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, समझ। अब देखो प्रीवियस ईयर का तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि प्रोपेनल 1 और पेंट 3 ओन ओजोनोलाइज करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा। तो कुछ है नहीं यार, देखो बस इसमें डबल बॉन्ड मतलब कि मतलब बहुत ईजी है, खुद से देख लेना। ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे तुम लोग, ये 5-6 क्वेश्चन हो गया ओजोनोलिसिस से, तो प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जैसे कि ये एक एल्कीन है और इसमें H2O और H+ यानी कि रिएक्शन कराया गया। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हम लोग देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि एल्कीन्स में अगर हम लोग H2SO4 और H2O के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे हाइड्रेशन, तो उसमें डबल बॉन्ड टूटेगा और एक पे हाइड्रोजन और एक पे OH जुड़ जाएगा। तो देखो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, तो अब देखो इसका जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा तो एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव आ गया और एक में जैसे इस पे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक। तो देखो या तो यहाँ पे डायरेक्ट जाकर के OH माइनस यहाँ पे डायरेक्ट जाकर लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक। लेकिन कार्बोकैटायन जहाँ पर भी फॉर्म होगा वो पक्का जहाँ से भी उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब कि कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश होता है, ये बात हमेशा याद रखे रहना। जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा वहाँ अपने आप जा कर के चिपक जाएगा। तो अब ये कार्बोकैटायन देख रहा है यहाँ पे 2 डिग्री पे है, अब ये कार्बोकैटायन देख रहा है कि यहाँ पे जाएगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन क्या है, वो जाके शिफ्ट कर गया इस पोजीशन पे आ गया, क्या नहीं किया, अब वो 3 डिग्री हो गया। अब वो यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, अब वो जाके OH माइनस चिपक जाएगा। तो अब ये देखो यहाँ से 3 डिग्री हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 टिक करो और आगे बढ़ दो, ये मेजर है। और अगर पूछा तो माइनर प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ से ही OH जुड़ जाता, तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट हो जाता। अब देखो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। एक एल्कीन है उसमें HBr है, HBr दोनों केस में, लेकिन अगर पर ऑक्साइड की अगर प्रेजेंस है तो वो हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और अगर पर ऑक्साइड नहीं है तो वो हो जाएगा मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जैसे कि देखो डबल बॉन्ड टूटा तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ ना। तो अब देखो डबल बॉन्ड में अगर मार्कोनिकॉफ रूल्स में हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के मतलब उस कार्बन में जाता है जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जैसे कि टूटा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। ये बात याद रखे रहना। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि देखो, और देखो एंटी मार्कोनिकॉफ में अगर यहाँ पे HBr होगा तो ही इसमें ये वाला रूल फॉलो होगा, अगर यहाँ पे HCl HF होगा तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो सिर्फ HBr फॉलो करता है, HCl HF नहीं फॉलो करता है, HI ये सब फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और अगर इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक एल्कीन है और उसमें HBr है ना, और अगर उसमें पैराऑक्साइड है तो ही वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। और देखो मार्कोनिकॉफ जो रूल होता है वो उसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन विथ HCl एन एल्कीन एक एल्कीन है जो HCl से रिएक्ट कर रहा है और वो मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट दे रहा है 1-chloro-1-methyl-cyclohexane, यानी कि प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा 1-chloro-1-methyl-cyclohexane, ठीक है। तो अब इसमें जो एल्कीन होगा वो कौन सा होगा, एल्कीन। तो देखो जैसे कि मान लो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है ना, तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और एक पे जाकर के H जुड़ता है, एक पे Cl जुड़ता है। तो H उस H पे जुड़ता है जहाँ पे H ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मान लो ये Cl है तो इसको अभी हटाओ ना, तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ हो सकता है या तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, बात वही बराबर है, ठीक। तो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है या तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट है, मतलब कि रिएक्टेंट हो सकते हैं, इसलिए A एंड B दोनों होगा। अब देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है HBr है, तो ये क्या फॉलो करेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। अब देखो डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से मतलब कि अब जो कार्बोकैटायन हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सेल्फिश होता है, जहाँ पे इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन जाएगा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के पास जाएगा, जैसे कि टूटा तो हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, Br ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि प्रोपीन HBr के साथ रिएक्ट करेगा पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, तो इसमें क्या प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा और ये हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। खुद से भैया खुद से होमवर्क हाथ चलाओ, खुद से करो, बस लास्ट खुद से कर लो ना, खुद से कर